हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज कृतिका का तीसरा पार्ट रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी है। एकांकी मने इसमें एक ही अंक का मंचन होता है। यह नाटक की तुलना में छोटा होता है। जहाँ नाटक में बार बार पर्दा उठता और गिरता है, वहीं एकांकी में पर्दा एक ही बार उठता है और एक ही बार गिरता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में लड़का लड़की के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता चारों तरफ व्याप्त है, फैली हुई है। लेखक ने इस पर प्रहार करते हुए, चोट करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षित होकर लड़कियां आत्मविश्वासी और साहसी बनती हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं और अपना भविष्य अधिक अच्छी तरह संवार सकती हैं। लड़कियों को सजावट की वस्तु मानने वाले लोगों तथा दहेज के लोभियों को शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति सचेत लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी पत्नी प्रेमा, बेटी उमा और रामस्वरूप का नौकर रतन। साथ ही गोपाल प्रसाद एक वकील है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और उसका बेटा शंकर। एकांकी का कथानक इन्हीं के बीच होता है। एकांकी की मुख्य पात्रा या पात्र उमा है, जिसके माध्यम से एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने अपने विचारों को पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया है और सफल हुए। सार में चलते हैं। रामस्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। रामस्वरूप एक पढ़ी लिखी बेटी का पिता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ही बेटी के विवाह के लिए बाधक बन गई है। बेटी की उम्र हो रही है और इसका विवाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए पिता चिंतित है। एक नया रिश्ता आया है, उसी की तैयारी की जा रही है। बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष की सज्जा में सुधार करते हैं। नौकर चादर की बजाय धोती मांगता है, जिससे मालकिन प्रेमा गुस्सा होकर स्टेज पर पहुंचती है। रामस्वरूप और प्रेमा की चिंता। नौकर को चादर लाने का आदेश देकर प्रेमा अपने पति को बताती है कि उमा शादी के लिए ज़रा भी उत्साहित नहीं है। न वह चेहरे पर पाउडर लगाना चाहती है, न वह चेहरे पर पाउडर लगाना चाहती है और न साड़ी बांधने को तैयार है। रामस्वरूप पत्नी से कहते हैं कि उमा को संभालने की और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी है, पर पत्नी पति पर आरोप लगाती है, दोष मढ़ती है कि ना वे उसे अधिक पढ़ाते और ना यह दिन देखना पड़ता।
उसका केवल एंट्रेंस पास करना ही काफ़ी था। मने अधिक पढ़ी लिखी लड़के वालों को नहीं चाहिए, कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। पढ़ाई लिखाई ही उमा के विवाह में बाधक बनती है। रामस्वरूप गुस्सा हो पत्नी से कहते हैं कि वह उसकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा क्यों कर रही है। उनके अतिथि गोपाल प्रसाद यूं तो वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पर वह बहू कम पढ़ी लिखी ही चाहते हैं। बेटा बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, पर पत्नी वह भी कम पढ़ी लिखी ही चाहता है। मने आज भी ऐसे शिक्षित वर्ग हैं जो नारी शिक्षा को या स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं देते। उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं लड़के वाले गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर का आगमन होता है। लड़का का नाम है शंकर, उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद जो वकील हैं पेशे से। नौकर को मक्खन लाने भेज रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करते हैं। औपचारिकता समाप्त होने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। पता लगता है कि लड़का पढ़ाई में मार्जिन रखता है, मने 1 साल की पढ़ाई में 2 या 3 साल लगा देता है। दोनों अपनी बातचीत में पुराने ज़माने को अधिक आकर्षक बताते हैं, अच्छा बताते हैं। दोनों मने रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद। उनका कहना है कि उनके ज़माने में का मैट्रिक पास भी आज के एमए पास से अच्छी अंग्रेजी जानता है। दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते हैं तो शंकर ही कर हंसता है। तभी गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात पर आने को कहते हैं। बिजनेस माने व्यापार, लेकिन यहाँ बिजनेस का अर्थ शादी के विषय को लेकर है। बिजनेस की बात पर आने को कहते हैं। एक बार तो रामस्वरूप चौंकते हैं, हैरान हो जाते हैं, कहीं दहेज की तो बात नहीं हो रही है। इस बात से चौंकते हैं, पर बात समझकर कमरे से चाय की ट्रे और नाश्ता लाने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहते हैं कि हैसियत तो ठीक लगती है। हैसियत मने औकात तो अच्छी लगती है, ठीक लगती है। देखते हैं लड़की कैसी है। साथ ही शंकर को अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन सीधी करके बैठने को कहते हैं। माने शंकर शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है और बौद्धिक तौर से भी कमज़ोर है। बौद्धिक तौर से कमज़ोर है माने पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, और शारीरिक रूप से भी अच्छा नहीं है, वह झुक करके बैठता है। लड़कियों की पढ़ाई और खूबसूरती पर चर्चा होती है। रामस्वरूप कहते हैं कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखती है। इसका उत्तर गोपाल प्रसाद देते हुए कहते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे पाउडर लगाए या और तरीके अपनाकर सुंदर दिखे, लेकिन लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होने पर उसके नखरे कौन सहेगा। माने सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। शंकर भी इस बात का समर्थन करता है। शंकर अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार ही हाँ में हाँ मिलाता है। बस अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। उन्हें 10वीं पास लड़की चाहिए, जबकि उमा बीए पास है। इसके लिए गोपाल प्रसाद जी तर्क देते हुए कहते हैं कि लोगों का कहना है कि लड़कों को बीए एमए करवाया है तो बहू भी ग्रेजुएट हो। अरे मैं कहता हूँ दोनों की क्या बराबरी। मर्दों का काम है पढ़ लिख कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेंगी, तो घर कैसे चलेगा। रामस्वरूप जी शेर के
बाल होते हैं शेरनी के नहीं, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं। ऐसे ही कुछ बातें केवल मर्दों को ही शोभा देती हैं। ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। माने स्त्रियों के लिए उन्हें शिक्षा अच्छी नहीं लगती, उन्हें बुरी लगती है। वो सोचते हैं ऊंचा पढ़ा लिखा होना मर्दों का ही काम है, लड़कों का ही काम है। उमा का प्रवेश होता है। सादे कपड़ों में पान की तस्तरी लिए उमा आती है और तस्तरी अपने पिता को देती है। उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा सोने के फ्रेम वाला चश्मा देख पिता पुत्र चौंक जाते हैं। रामस्वरूप उनकी मनसा या इच्छा जान बहाना बनाते हैं। पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी से प्रभावित हो गई थी। रामस्वरूप कहते हैं पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी से प्रभावित हो गई थी, इसलिए कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि कहीं पढ़ाई लिखाई के कारण तो यह चश्मा नहीं लगा है। गाने बजाने के बारे में पूछने पर उमा सितार उठा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई भजन सुनाती है। माने उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, मनोरंजन कर सके, गा सके। तभी उसकी आंखें शंकर से मिलती है और वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद पेंटिंग और सिलाई की जानकारी लेते हैं और इनाम वगैरह जीतने की बात करते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। उमा चुप रहती है गोपाल प्रसाद के यह कहने पर कि उमा को बोलना चाहिए। उमा दृढ़ स्वर में, बुलंद आवाज में, मजबूत आवाज में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। वह आगे कहती है, ज़रा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती? मने उमा की इच्छा विवाह करने की नहीं है। ऐसे घर में विवाह करके जाने की नहीं है जहाँ लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। और उमा के पिता रामस्वरूप भी सच्चाई को छिपाते हैं और झूठ की बुनियाद पर रिश्तों का महल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो उमा को अच्छा नहीं लगता है। उमा गोपाल प्रसाद को कहती है, और आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों की हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा, हाँ, मैंने बीए पास किया है। कोई चोरी नहीं की और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई। कहने का अर्थ ये है, शंकर का चरित्र भी अच्छा नहीं है। उमा कहती है, मुझे अपने मान और इज्जत का ख्याल है। आपके बेटे को तो नौकरानी के पैर पड़ मुंह छिपा कर भागना पड़ा था। जैसे ही गोपाल प्रसाद छड़ी उठाने को तैयार होते हैं, उमा उन्हें और चिढ़ा देती है। घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के पास रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद चेहरे पर बेबसी, मजबूरी का गुस्सा लिए और शंकर रुलासापन लिए बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप धम से
कुर्सी पर बैठ जाते हैं। प्रेमा भी घबराहट की स्थिति में वहाँ आती है। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं। पर्दा गिरता है। यह इस एकांकी का सार है। धन्यवाद।